केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने त्योहारों और छुट्टियों के दौरान हवाई किराया बढ़ने के मुद्दे को बेहद गंभीर चिंता का विषय बताया है और केंद्र सरकार से 4 हफ्ते के भीतर औपचारिक जवाब दाखिल करने को कहा है। सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि त्योहारों, छुट्टियों या पीक सीजन में एयरलाइंस द्वारा मनमाने ढंग से किराए में उतार चढ़ाव और अतिरिक्त शुल्क लगाया जाना आम यात्रियों के हित के खिलाफ है। केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल कौशिक ने अदालत को बताया कि सरकार और संबंधित विभाग इस मामले को शीर्ष स्तर पर गंभीरता से देख रहे हैं और विस्तृत जवाब तैयार करने के लिए समय चाहिए, इसलिए 4 सप्ताह का समय देने की विनती की गई। अदालत ने ये अनुरोध स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 23 मार्च 2026 के लिए निर्धारित की है, जब केंद्र अपना जवाब दाखिल करेगा। ये याचिका उस दावे पर आधारित है कि भारतीय विमानन क्षेत्र में डायनामिक प्राइसिंग और किराया निर्धारण में पारदर्शिता न होने से आम नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में चल रही डेटा प्रिवेसी की सुनवाई के दौरान व्हाट्सएप और उसकी पेरेंट कंपनी मेटा ने कोर्ट को आश्वस्त किया है कि वे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा निर्धारित डेटा शेयर्स और प्रिवेसी निर्देशों का पालन करेंगे। उन्होंने अदालत को बताया कि आगे से यूजर्स का डेटा तीसरी कंपनियों या विज्ञापन कंपनियों के साथ शेयर करने से पहले यूजर्स की स्पष्ट सहमति ऑप्ट इन ऑप्ट आउट ली जाएगी और उन्हें अपने डेटा साझा करने के विकल्प को नियंत्रित करने की सुविधा दी जाएगी। इस आश्वासन के साथ व्हाट्सएप ने कहा कि वो इन नियमों को मार्च 16, 2026 तक लागू कर देगी ताकि यूजर्स को डेटा पर बेहतर नियंत्रण और गोपनीयता मिले और उनकी मूलभूत निजता अधिकार सुरक्षित रह सके। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार 23 फरवरी 2026 को भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार जारी की है, जो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर आधारित एक निर्धारित और खुफलो आधारित रणनीति है। ये बहुस्तरीय नीति न केवल पारंपरिक आतंकवादी हमलों को रोकने और उन पर प्रतिक्रिया देने पर केंद्रित है, बल्कि इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आतंकवादी नेटवर्क द्वारा भर्ती, प्रचार और जिहाद का महिमामंडन करने जैसी चुनौतियों को भी चिन्हित करती है। नीति के अनुसार आतंकवादी समूह इंटरनेट का इस्तेमाल अपनी गतिविधियों को छिपाने, संदेश फैलाने और युवाओं को कट्टर विचारों की ओर आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं, जिसे विभिन्न खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा रोका जाएगा। प्रहार नीति में आतंकवाद को किसी धर्म, जाति या राष्ट्रीयता से जोड़ने की गलत धारणा को खारिज करते हुए आतंकवादी नेटवर्क को पूरी तरह से रोकने, उनके वित्तीय और संचार चैनलों को बंद करने तथा समाज में उग्रवाद के प्रसार को मिटाने पर जोर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शारीरिक संबंध बनाने के बाद शादी से इनकार करना अपराध हो सकता है, ऐसा बयान दिया है। कोर्ट के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति ने विवाह का वादा करके शारीरिक संबंध स्थापित किया और बाद में कुंडली न मिलने जैसे बहाने पर शादी से इनकार कर दिया, तो ऐसे व्यवहार से मामला बीएनएस की धारा 69 के तहत अपराध के रूप में आ सकता है, क्योंकि ये भ्रामक वादे पर यौन संबंध स्थापित करने जैसा माना जाता है। मामले में आरोपी ने महिला को रिश्ते में रखने के लिए कई बार शादी का भरोसा दिया था, जिसमें यह भी कहा गया कि कुंडली मिलान में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में वही कुंडली बहाना बनाकर शादी से इनकार कर दिया गया। अदालत ने इस आधार पर आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा कि ऐसे मामलों में कानून के तहत चार्ज लगाया जा सकता है। इस फैसले से स्पष्ट हुआ है कि सिर्फ रिश्ता टूटने या शादी न होने को आपराधिक नहीं माना जाएगा, लेकिन भ्रामक आश्वासन देकर शारीरिक संबंध स्थापित करना और फिर शादी से पलटना बीएनएस के तहत दंडनीय हो सकता है। दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस प्रदर्शन कर हंगामा किया, जिसमें उन्होंने पीएम की फोटो वाली टी-शर्टें पहन रखी थी और लोगों ने प्रधानमंत्री तथा सरकार के खिलाफ नारे लगाए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती गिरफ्त में कृष्ण हरी, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, कुंदन यादव, अजय कुमार और नरसिंह यादव शामिल थे, जिन्हें अदालत ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। पुलिस अपनी जांच के दायरे को बढ़ाते हुए ग्वालियर से और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रही है और यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट उदय भानु चिप को भी पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है। जांच में यह भी पता चला कि पुलिस ने कृष्ण हरी की कार से विवादित टी-शर्टें और पोस्टर बरामद किए हैं, जिन पर प्रधानमंत्री की तस्वीरें और नारे अंकित थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, सरकारी कार्य में बाधा और सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने जैसी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है और छापेमारी तथा अन्य संभावित आरोपी तक पहुंचने की कोशिश जारी है। दिल्ली में आज सुरक्षा एजेंसियों के कान पक गए, जब दिल्ली विधानसभा सचिवालय, दिल्ली सचिवालय, लाल किला और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों को बम ब्लास्ट की धमकी वाला एक ईमेल मिला। इस धमकी भरे संदेश में कथित खालिस्तानी समूह पर नाम दिया गया था और उसमें दिल्ली बनेगा खालिस्तान जैसा विज्ञापनात्मक वाक्य भी लिखा गया था। साथ ही आर्मी पब्लिक स्कूल, विधानसभा और लाल किले में समयबद्ध धमाके होने की बात कही गई थी। खत मिलने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस, बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वाड और अग्निशमन सेवा ने तुरंत तलाशी अभियान चलाया और प्रशासनिक इमारतों तथा स्कूलों को एहतियातन खाली कराया। हालांकि अब तक कहीं कोई संदिग्ध वस्तु या नुकसान नहीं मिला और अधिकारियों ने इन धमकियों को फर्जी होक्स बताया है। जांच जारी है और साइबर सेल इस ईमेल के स्रोत को ट्रेस कर रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय यूके लालबारादरी परिसर में नमाज को लेकर तनाव का माहौल बन गया है। जब एक गुट के छात्रों ने वहां खुलकर नमाज अदा की और इफ्तार किया, वहीं दूसरे गुट के छात्रों ने इफ पर कले विरोध में जय भवानी जय श्री राम के नारे लगाए। विरोध कर रहे छात्रों का कहना था कि विश्वविद्यालय परिसर में धार्मिक गतिविधि
गतिविधियों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए और इसे केवल शिक्षा केंद्र के रूप में रखा जाना चाहिए। इस बीच प्रशासन ने बारादरी के गेट को बैरिकेड कर सील कर दिया है, जिसे लेकर पहले से ही विरोध था और पुलिस को शांति बनाए रखने के लिए कैंपस में तैनात होना पड़ा है। विरोध और नारेबाजी के बीच माहौल कुछ तनावपूर्ण रहा, लेकिन छात्रों ने अपने अपने विचार जताते हुए विरोध प्रदर्शन जारी रखा। बांग्लादेश में तारिक रहमान के प्रधानमंत्री पद संभालते ही सेना में बड़े पैमाने पर फेरबदल और पदोन्नति किए गए हैं। नए आदेशों के मुताबिक बांग्लादेश के रक्षा सलाहकार जो भारत में तैनात थे, उन्हें भारत से वापस बुला लिया गया है और उन्हें मेजर जनरल के पद पर प्रमोशन दिया गया है ताकि वे अब घरेलू सेना में एक अहम भूमिका निभाएं। इसके साथ ही सेना के मुख्य संचालन पद, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और अन्य शेष कमान पदों पर भी नई नियुक्तियां की गई हैं, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों को उच्च पदों पर स्थापित किया गया है। इस बदलाव का मकसद नई सरकार के दौरान सेना के नेतृत्व संरचना को मजबूत करना और प्रशासन के साथ सामंजस्य स्थापित करना बताया जा रहा है। नेपाल के दार्जिलिङ जिले में सोमवार तड़के रात लगभग 1:15-31 बजे पोखरा से काठमांडू जा रही एक यात्रियों से भरी बस हाईवे से अनियंत्रित होकर त्रिशूली नदी में जा गिरी, जिससे कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई और करीब 25 लोग घायल हो गए। पुलिस और स्थानीय प्रशासन के अनुसार दुर्घटना के समय बस में लगभग 40-45 यात्री सवार थे और ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा था, जिससे यह हादसा हुआ। मृतकों में 2 विदेशी नागरिक भी शामिल बताए जा रहे हैं, जबकि घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कर इलाज कराया जा रहा है। बचाव दल, नेपाल पुलिस, आर्म पुलिस फोर्स और नेपाली सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशनों में हिस्सा लिया और घायल यात्रियों को निकाला। दुर्घटना की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है और जांच जारी है। फिल्म द कैरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड को लेकर एक नए घमासान ने बॉलीवुड में सुर्खियां बना दी हैं। रिलीज से पहले जारी ट्रेलर में एक मोहतरमा को जबरन बीफ खिलाए जाने वाला दृश्य दिखाया गया है, जिस पर विवाद शुरू हुआ था। फिल्म को लेकर प्रसिद्ध निर्देशक अनुराग कश्यप ने इसे बकवास, प्रोपेगेंडा और हेट मॉन्गरिंग फिल्म करार दिया। कहा कि ऐसा कोई भी बीफ जैसा सीन असल जिंदगी में नहीं होता और फिल्म केवल पैसे कमाने तथा समाज में विभाजन फैलाने की कोशिश कर रही है। इस आलोचना के जवाब में फिल्म के निर्देशक कामाख्या नारायण सिंह ने अपेक्षाकृत तीखा पलटवार किया है। उन्होंने अनुराग कश्यप पर हमला बोलते हुए कहा कि वो मानसिक रूप से दुर्बल हो गए हैं और हर चीज पर आपत्ति करते हैं, चाहे वो फिल्म उद्योग हो, ब्राह्मण समुदाय हो या नेटफ्लिक्स। सिंह ने कहा कि फिल्म में दिखाए गए सीन वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं और अगर कश्यप को असत्यों पर प्रश्न है तो वह उनसे शोध सामग्री मांग सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वास्तविक बहस तथ्यों और आंकड़ों पर होनी चाहिए, न कि फिल्म को प्रोपेगेंडा कहकर समाप्त कर देने की। मणिपुरी भाषा में बनी फिल्म बूम ने 79वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा अवार्ड्स 2026 में बेंजलर्न हंगामे से प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतकर नया इतिहास रचा है। ये जीत भारतीय सिनेमा के लिए बेहद खास है, क्योंकि बूम इस श्रेणी में वो पहली भारतीय फिल्म है जिसने ये अवार्ड जीता और ये लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में आयोजित समारोह में हुआ। इस उपलब्धि ने न सिर्फ मणिपुर बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का पल मरह किया है और इसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर फिल्म की टीम को बधाई देते हुए कहा कि ये भारत के लिए विशाल आनंद का क्षण है और ये उपलब्धि देश में व्याप्त ऐतिहासिक रचनात्मक प्रतिभा को उजागर करती है। उन्होंने खासतौर पर कहा कि इस जीत से मणिपुर और भारतीय सिनेमा को विश्व स्तर पर एक नई पहचान मिली है और ये उपलब्धि देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने टी20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 चरण के मैच में जिम्बाब्वे को 107 रन से करारी हार दी। इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 254/6 रन का विशाल स्कोर बनाया, जिसमें शिमरन हेटमायर ने 34 गेंदों में 85 रन और रोहमन पॉवेल ने 59 रन की महत्वपूर्ण पारियां खेली और टीम ने कुल मिलाकर 19 छक्के लगाकर टूर्नामेंट के एक मैच में संयुक्त रूप से सबसे अधिक छक्कों का रिकॉर्ड बनाया। और अब मौसम, दिल्ली एनसीआर में मौसम मुख्य रूप से साफ रहने की उम्मीद है, जिसमें चटक धूप निकलेगी और अधिकतम तापमान 28 से 31 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम 14 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर भारत जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और यूपी में भी दिन में गर्मी बढ़ेगी, सुबह रात ठंड रहेगी, जबकि पहाड़ी इलाकों जैसे देहरादून में अधिकतम 22 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस तथा हल्की ठंड बनी रहेगी। कुछ दक्षिणी राज्यों में छिटपट वर्षा हो सकती है, लेकिन दिल्ली और आसपास प्रदूषण कम करने वाली हल्की फुहारें चलेंगी। इसी के साथ केबीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।